मैंने परसों ट्वीट भी किया था, जो रणजीत सिंह जी के लिए था, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ भी भेदभाव हुआ, उनको सलामी तक नहीं दी गई आर्मी के द्वारा। और जो एक शहीद को मूलभूत सुविधाएं जो हैं गवर्नमेंट द्वारा मिलती है, पहले तो प्रशासनिक अमले से एक व्यक्ति वहां नहीं गया, यहाँ के जिलाधिकारी ने और अन्य अधिकारियों ने इनको ये महसूस नहीं हुआ कि एक शहीद के घर जाना चाहिए जिसने देश के लिए जान दी है। बाकी सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई मदद की बात जो है नहीं की। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में कोरोना से भी और अन्य सभी वायरस से बड़ा एक वायरस है जाति वायरस, जो जाति देखकर न्याय करता है। इसलिए मुझे बार बार जो है ये तकलीफ आप लोगों के सामने रखनी पड़ती है। देखिए, जब 500 केस इस देश में थे तो बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन किया गया और परिणाम ये हुए कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख से, पैदल चलने से, अपने घर पहुंचने से तड़फे, तड़प तड़प से उनकी जान गई। बहुत सारे मजदूरों की, प्रवासी मजदूर भाइयों की सड़क एक्सीडेंट में, रेल हादसों में जान गई। इसको सुधारा जा सकता था, जैसा मैंने सुझाव भी दिए थे गवर्नमेंट को। सरकार मानेगी तो नहीं, लेकिन भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, बहुजन समाज का एक जिम्मेदार युवा और अपने महापुरुषों के, मानवता के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसका एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मैंने सरकार को सुझाव दिए थे। सरकार उन सुझाव पे अमल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के लोगों ने तो, जो लोग कोरोना राहत सामग्री बांट रहे थे, उनको भी जो है उन पे झूठे मुकदमे करके उनको जेल भेजने का काम किया। क्योंकि सरकार खुद कुछ करती नहीं और दूसरे लोग करते हैं तो सरकार को तकलीफ होती है, तो इसलिए सरकार ऐसी कार्रवाई करती है बदले की। आज के सबसे पहला मुद्दा लॉकडाउन का, जैसा मैंने आपको बताया कि आज 2 लाख के करीब मामले हैं, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, बिजनेसमैन को खुश करने के लिए, आप देखिए बड़े पैमाने पे जो है लॉकडाउन को खोल रही है। जब ऐसा क्या हो गया कि वैक्सीन बन गई है, या आपने इतने बड़े पैमाने पे बेड तैयार कर लिए हैं, या वेंटिलेटर आपके बहुत बड़े पैमाने पे तैयार हो गए हैं, या आपने मास्क और अन्य जो सामग्री है वो बिल्कुल बड़े पैमाने पे तैयार कर ली है, जो आप ये सब चीजें कर रहे हैं, आज लॉकडाउन खोल रहे हैं। सरकार को चाहिए ये था, मैं अगर सरकार की जगह होता तो 10 दिन का समय देके सारी रेलगाड़ियां और अन्य जितने भी सरकारी साधन है, प्राइवेट साधन है, उनको लगाता मजदूर भाइयों को घर पहुंचाने के लिए, या जो लोग अपने घरों पे जाना चाहते हैं और कहीं फंसे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए। तो ये सबसे पहला कार्य किया जाता। और दूसरा कार्य जो सबसे बड़ा ये होता, वो ये होता कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसका मूलभूत अधिकार है, राशन की व्यवस्था और उसकी अन्य सामग्रियों की व्यवस्था, जो उसके लिए जरूरत का सामान है, वो कराई जाती। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण किसी की जान ना जाए। आज भी ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में लोग नहीं जा रहे, लॉकडाउन में भी लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे और परेशानियों से जा रहे थे। और ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई वैक्सीन खोज ली हो, अब जो सरकार कह रही है लॉकडाउन खोल रहे हैं, तो ये सिर्फ पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, और जो जिनके दम पे सरकार चल रही है, वो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, उनको मदद कराने के लिए ही ये तैयारी की जा रही है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि अब सरकार को लगता है कि चाहे कितने लोग मरे, लेकिन अब पूंजीपतियों का जो व्यापार है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, उन पे पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन पे पैसा होंगे तो वो सरकार को चंदा देंगे, और उसी चंदे से ये जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, उसी चंदे से ये लोगों को बांट कर सरकार बनाने का काम करेंगे, विधायक खरीदने का काम करेंगे, और अन्य तरीके से जो है प्रशासनिक अमले पे और सब चीजों पे दबाव बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए पैसे की जरूरत है, इसलिए जो है लॉकडाउन खोलने की तैयारी की जा रही है। अब भी कोई ऐसा नहीं है, कोई सिस्टम बना दिया गया है, कोई मैनेजमेंट बना है कि सैनिटाइजर होगा या कोई और समस्या, जो समस्या उनका समाधान होगा, या ज्यादा हॉस्पिटल बन गए हैं, ज्यादा बेड हो गए, कुछ नहीं है। तो ये लॉकडाउन को लेकर मेरी राय है कि ये लॉकडाउन की आड़ में जो सरकारी साजिश चल रही थी, अत्याचार नहीं रुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट से भी जो हमारे विरोध में फैसले आने थे वो भी आए हैं, लेकिन अभी जो मुझे समझ आ रहा है कि सरकार लॉकडाउन को चुनावी राजनीति को अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए खोल रही है। तो हम प्रयास करेंगे सरकार को कि इन महत्वाकांक्षाओं में उन्हें धूल चटाने का प्रयास जो है आने वाले चुनाव में भी हम लोग करेंगे। एक बड़ा मामला जिस पे साथियों की सबकी वो थी कि मुझे इस पे बात रखनी चाहिए, तो ये जय भीम उज्जैन है। अब उज्जैन पुलिस को, मध्य प्रदेश सरकार को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं ये भी बता दूं कि ये देश तो संविधान से चलेगा। कुछ अगर नीच मानसिकता के लोग, कुछ छोटी मानसिकता के लोग अगर इस देश के संविधान को खत्म करने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें वो कार्य भी कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार है अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे काम करने का। लेकिन अगर देश विरोधी आइडियोलॉजी यानी कि संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा या उसे कमजोर करने का, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तो इसके लिए भी जनता तैयार है जवाब देने के लिए। आने वाले चुनाव में आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि याद रखिए, इस देश में अगर हमें अधिकार मिले हैं तो भारतीय संविधान की वजह से मिले हैं, और इस संविधान की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हरिद्वार का एक बड़ा मामला है, संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति खंडित की गई, उसको उठा के जो है नदी में फेंक दिया गया, और फिर कुछ लोगों ने उसी खंडित मूर्ति को वहां रख दिया। मेरे जाने के बाद जब मैंने प्रशासन से कहा तो अब तक भी वो मूर्ति नहीं रखी गई। कल वो मियाद पूरी हो जाएगी जो समय दिया गया था, तो कल वो मियाद पूरी होगी तो कल वो मूर्ति रखी जाएगी। प्रशासन नहीं रखेगा तो हम अपने साथियों के द्वारा आर्थिक मदद से वो मूर्ति रखवाएंगे। लेकिन अगर सरकार के लोग और प्रशासन के लोग और कुछ नेता मिलके इस देश में संतों महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास करेंगे या हमारी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कल जो है वो मूर्ति रखी जाएगी। पूरे देश में जो संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले, उनके समर्थक, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो निराश ना हो, परेशान ना हो। बहुत सारे मैसेज थे, मैंने आज तक जो कोई काम पकड़ा है उसको पूर्ण रूप से निभाया है, तो ये काम भी जो है पूरी जिम्मेदारी से कल किया जाएगा। तो अब बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए। बेरोजगारी इस देश में चरम पे है। ये जो सरकार है वैसे तो सब खैरियत से है। मोदी जी ने और इनकी सरकार ने, इनके मुख्यमंत्री ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए। सबके खाते में जो काला धन इन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे, वो काला धन ले भी आए हैं और वो पहुंचा भी दिया है। इनकी सरकारें भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त हैं। ये कहीं विधायक नहीं खरीदते हैं, कहीं सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती हैं। तो पूरे देश में सब कुछ अच्छा जो है चल रहा है। खुद के, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ, मेरे खाते में भी काफ़ी पैसे आए हैं, ऐसे मैसेज मुझे मिले हैं। मैं जाके चेक कराऊंगा, जिससे मैं, हो सकता है कि मैं भी कुछ और लोगों की मदद कर दूं और उसमें मेरा भी खर्चा चल जाए। तो कहते हैं सोए भी प्रजा और तानाशाह राजा किसी भी देश के लिए खतरनाक होता है। अगर कोई जगह है प्रधानमंत्री जी तो ढूंढ लीजिए। क्या मजाक बना दिया देश का, क्या मजाक बना दिया है। मैं जानता हूं कि आपके पीछे आरएसएस की पूरी टीम है जो चाहती है वो आपसे जो चाहती है आपको करना पड़ता है। लेकिन ये बताइए कि आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के नागरिकों के प्रति? लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं, अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आप कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लॉकडाउन आप खोल रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 40 वर्षों में बेरोजगारी की सर्वाधिक दर पे देश गया 4 महीने पहले, और सिर्फ लॉकडाउन में 24 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। आप समझिए, कोरोना की त्रासदी के बीच में, महामारी के बीच में 2 महीने के अंदर 24 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। कितने लोगों को मदद की आपने? वो लोग अपना जीवन कैसे सरवाइव करेंगे? क्या आपने कोई आर्थिक मदद उनके खातों में पहुंचाई?
आप 500 रुपये देने की बात करते हैं, 500 रुपये में कितने दिन घर चल सकता है? यही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यही आपने नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी थी, सारा काला धन आपने वापस मंगा दिया था। यही है वो सब चीजें जिसके बड़े बड़े दावे आपने जनता से किए थे। तो बुरा मत मानिए, भक्तों से मेरा निवेदन है, बुरा मत मानिए। चाहिए ये था कि जितने बेरोजगार हैं उनकी संख्या अगर आज आप चेक करें तो उनकी संख्या से 3 देश बन सकते हैं, और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई, उनको नहीं चिंता है देश के नौजवानों की, बेरोजगारों की। चाहिए था कि उन सबको, जैसे पूरे दुनिया में दिया जा रहा है, बेरोजगारों को भत्ता मुहैया करा दे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और आगे बढ़ने के रास्ते अपने सुचारू रूप से चला सके इस लॉकडाउन के समय में। ये तो व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन रोजगार को, जैसा मैंने आपको कई बार लोकतंत्र में बताया कि ये हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए था। प्रत्येक नागरिक को देश में रोजगार मिलना ही चाहिए था, ये गारंटी मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। लेकिन समझिए जीरो, क्योंकि जनता के पेट में भूख है, जनता सवाल नहीं करती, और जनता सवाल नहीं करती तो राजा जी अपने घर में तानाशाह वो बैठे, कभी आ जाते, मन की बात करके चले जाते हैं। मजदूरों के साथ खड़े होंगे, बेरोजगारों के साथ खड़े होंगे। इसके आर्टिकल जो है अंग्रेजी अखबार में छपवाते हैं, जिससे कि जब वो सुबह सुबह उठकर ग्रीन टी या ब्लैक टी पी रहे हो तो वो अखबार देख के समझे कि मोदी जी कितना उनका फेवर करते हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप, देश को बर्बाद करने के कगार पे आप ले आए हैं। 51% युवा देश में, और इतनी बड़ी बेरोजगारी, जिसमें मैंने कहा 3 देश बन सकते हैं। क्यों आप युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते? क्योंकि आपके पास एजेंडा ही नहीं है। आपके पास तो एक ही एजेंडा है, धर्म का एजेंडा। अगर आप धर्म के एजेंडे से अलग हटेंगे तो आपकी राजनीति बंद हो जाएगी। तो आपने जो किया है वो हम सब लोगों को झेलना पड़ रहा है। और बुरी बात यह है, एक मैं नौजवानों के लिए बात कहना चाहता हूं, पढ़ते किस लिए हम लोग? नौकरी करेंगे। लेकिन मैंने खुद देखा है कि 3 या 4 वैकेंसी हैं और 10,000 फार्म है, और जो वैकेंसी है वो चपरासी की है, जिसमें 8वीं या 10वीं पास व्यक्ति चाहिए, 5वीं पास व्यक्ति चाहिए, और फॉर्म भरने वाले एमफिल किए हुए, एमएससी किए हुए, बीएससी किए हुए, बीटेक किए हुए, ये सारे नौजवान हैं। उन्होंने ये ज्ञान इसलिए अर्जित किया, उन्होंने ये पढ़ाई इसलिए की कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, वो अच्छे लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन इस देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि वो एक 4th क्लास कर्मचारी को भी अपने सारे सपने तोड़ के उस नौकरी को भी लेना चाहते हैं, किस तरह से रोजगार मिल जाए। ये है आत्मनिर्भर भारत। आपने क्या हाल कर दिया। अभी हमने यूपी में देखा, जैसा मैं अभी बता रहा था कि एमटेक बीटेक होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, 4th क्लास जॉब के लिए तैयार हैं, और मिल जाती है तो अपने सारे अपना गला घोट के सपनों का जो अरमान उनके माँ बाप ने, आप समझिए एक बच्चे को तैयार करने में जो एमएससी पीएचडी करता है, कितना उसके माँ बाप जो है त्याग करते हैं, किस तरह से अपने खून पसीने कमाई उस बच्चे के ऊपर लगाते हैं, और रोजगार के नाम पे उसको मिलता है 4th क्लास की नौकरी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आप समझिए कि उसके अंदर भी कुछ सपने होंगे, उसके माँ बाप के अंदर से, वो जीते जी उनके सपने मर जाते हैं। योग्यता के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि रोजगार देश में नहीं है। तो ये बड़ी से बड़ी समस्याएं जो हैं, एक अभी मेरी जानकारी में आई है, मेरे एक प्रिय साथी द्वारा मुझे बताया गया कि 69,000 वैकेंसियां जो हैं, नियुक्तियां जो हैं शिक्षक भर्ती की हो रही हैं, शिक्षकों की हो रही है, शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, और उसमें एक बड़ा घोटाला जो है, बड़ा स्कैम किया जा रहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के खिलाफ लगातार फैसले आए, ओवरलैपिंग का एक फैसला आया, जिस तरह से हमें मेन स्ट्रीम से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि मेरी जानकारी में मामला आया, मैं इस पर भी संज्ञान लूंगा, और सरकार ने अगर इसमें चोरी किया है, सरकार ने इसमें किसी भी तरह का धोखा किया, तो सरकार ये जान ले कि आपकी चोरी का धोखा नहीं चल पाएगा,
क्योंकि मैं जानता हूं आपने अपने चहिता को एंट्री देने के लिए बहुत सारे साथियों के साथ जो है, बहुत सारे मेरे भाइयों के साथ, बहनों के साथ खिलवाड़ की होगी। और जिस देश में भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे हो, जहां सत्ता का दुरुपयोग इतने बड़े पैमाने पर, जहां आरबीआई के गवर्नर को रात को 12 बजे बदल दिया जाता हो, जहां जीएसटी के नाम पे जो है मध्यम वर्गीय व्यापारियों के साथ धोखा होता हो, जहां नोटबंदी के नाम पे पूरे देश को छला जाता हो, जहां बहुत सारे झूठे वादे करके जो है 15 लाख के रोजगार के वादे करके देश को कमजोर किया जाता हो, जिस तरह अर्थव्यवस्था के साथ मजाक किया जाए, जिस तरह से पूंजीपतियों का देश को गुलाम बना दिया जाता है, जिस तरह की व्यवस्थाएं देश में चल रही है, मुझे पूर्ण रूप से लगता है कि ये इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। और उसको भ्रष्टाचार को जानने का, उसकी पोल खोलने का और उसको बड़े पैमाने पे सरकार, बहरी गूंगी सरकार को सुनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे दोहरा दूं कि आज तक जिस भी मामले में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने कदम रखा है और उस आंदोलन को लड़ने का प्रयास किया है, तो क्योंकि हम पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जोर नहीं है, तो हम अपनी बात को पूरी जिम्मेदार से रखते हैं। और एक बड़ी उम्मीद भी है हम अपने नौजवानों की, अपने भाइयों की, बहनों की और बहुजन समाज के सभी क्रांतिकारी साथियों की, अपने महापुरुषों को के आंदोलन की। तो इस आंदोलन को भी, इस मामले को भी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से जो है रखा जाएगा, इस पे पैरवी की जाएगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन रिजर्वेशन के मामले में हम लोग पिटिशनर हैं, हम लोग उसे लड़ रहे हैं और उस पर जल्दी जो है सुनवाई भी होगी, लेकिन वो सुनवाई जो है ऑन टेबल हो, कोर्ट रूम में हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं। एक अयोध्या का बड़ा मामला है, कुछ लोगों को मेरे मैसेज से तकलीफ भी हुई, मगर क्या कहिए, मेरा अधिकार है, क्योंकि पहले जो उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो लोग उसमें पिटिशनर थे, वो उनकी कमजोरी की वजह से पहले इस मामले को नहीं लड़ा गया। अब पूरे देश से इंटरनेशनल और नेशनल एक प्रेशर जो है, मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि भैया अयोध्या में जो है तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्तियां और अवशेष निकल रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए एएसआई द्वारा जो है, और यूनेस्को द्वारा भी ये मैसेज दिया जाना चाहिए कि भाई कहीं भी अगर ऐसा कुछ होता है उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्योंकि मैं बार बार, और एक इतिहास के, जो हमारा इतिहास है बहुजन समाज का, उसमें लिखा गया है कि अयोध्या ये वही जगह जिसको साकेत कहा जाता था, जो साकेत थी। तो हमने उस पर भी मांग रखी है कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, अधिकार सबके लिए बराबर है, आस्था और भावना सबके लिए बराबर है, तो हमारी भावना का खिलवाड़ ना किया जाए, उसकी पूर्ण रूप से जांच हो और जनता को जांच के विषय में बताया जाए कि जनता की भावनाएं आत और जनता को पता लगे सच्चाई क्या है। तो लॉकडाउन की आड़ में सरकारी खेल खेलना बंद किया जाए। एक अभी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मेरे पास एक सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के साथ वहां भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर सफाई कर्मचारियों के साथ वहां भेदभाव हुआ, तो ये जाति देख के न्याय करना, अभी बहन शैली के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये जाति देख के न्याय करना बंद कीजिए। और यही हमें मजबूर करता है और यही आपका चाल चरित्र बताता है किस तरह से आप जाति के नाम पर छल करते हैं लंबे समय से, और अब भी कर रहे हैं। जब हमारी बात आती है तो आपके बजट और आपकी योजनाएं बंद हो जाती हैं। तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस मुझे अपने लोगों से भी शिकायत है कि जिस व्यक्ति को ये विधायक भी नहीं बनना था, उस व्यक्ति को जो है हमारे लोगों ने भरोसा करके वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन अब प्रयास करेंगे आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, ऐसे लोगों को हम जो है विधायक भी नहीं बनने देंगे जो हमारे लोग उसके साथ छल करते हैं। बहुत बार छले गए हम लोग, बहुत बार धोखा हुआ, अब धोखा नहीं होने देंगे। 2 मामले हैं जो मुझे अभी अभी मेरे संज्ञान में डाले गए, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से उनकी जानकारी नहीं ली, लेकिन मैं जानकारी के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा उन्हें। जैसे एक मामला है केरल का, यह है मलपुरम जिला जो है के वालांचेरी में जो है एक कॉलोनी है, वहां एक छात्रा थी देविका, उसने कल खुद को जलाकर जो है सुसाइड कर लिया है, क्योंकि केरला स्टेट ने 1 जून से जो ऑनलाइन जो है क्लासेस शुरू कर दी। लेकिन केरला में 40% दलित आदिवासी जनता के पास टीवी, स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप आदि सुविधा नहीं है। इस असुविधा के कारण वे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ये जो लड़की थी, विद्यार्थी जो थी देविका, हमारी बहन, ये पढ़ाई में बहुत तेज थी,
अन्य छात्रों की तरह वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, तो इस बात से दुखी होकर देविका ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सारी योजनाएं संपन्न लोगों के विषय में बना रही है। ये एक साथी का वहां से मैसेज दिया गया है। और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके बच्चे इन सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये एक बड़ा, अगर सरकार ऑनलाइन पढ़ाई कराना चाहती है तो ऑनलाइन सुविधाएं जो हैं उससे जुड़े डॉक्यूमेंट भी जनता को, छात्रों को प्रोवाइड करवाए। तो ऐसा ही देविका के साथ हुआ और देविका ने से गुस्सा होके, दुखी होके जो है, एक होनहार बेटी ने जो है दलित समाज की सुसाइड कर लिया। ये केरल सरकार की गलती की वजह से हुआ, इसके लिए केरल सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। एक मामला पंजाब का है, भटिंडा का। बहुजन समाज की बेटी थी ज्योति, जो महाराणा रंजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में क्लार्क की नौकरी करती थी। 10 मई लॉकडाउन में रविवार वाले दिन कॉलेज में बुलाकर उसके स्टाफ के लोगों द्वारा ज्योति का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और मामले को दबाने के लिए दोषियों ने यह कहानी बना दी कि उसने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। इन कातिलों में से एक दोषी जगदेव सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि 2 दोषी सुभाष बंसल और विवेक गोयल खुलेआम घूम रहे, पुलिस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मैसेज भी ज्योति बहन का जो है आज मुझे मिला है। अब हम प्रयास करेंगे इन दोनों मामलों में अपनी टीम को लगा के, पंजाब का, ये बठिंडा का मामला है और दूसरा जो मामला वो केरल का है, इनमें जो है उन बच्चों को, उन बहनों को न्याय दिलाया जा सके और सरकार ये ना समझे कि जनता कमजोर है। आप अमेरिका का हाल देख ही रहे होंगे, बस क्योंकि हमारे देश की जनता भूखी है और अभी जागृत नहीं है, सोई भी है। लेकिन मैं बहुजन समाज के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, किसी भी अत्याचार की, शोषण की एक सीमा होती है और सरकारें वो सीमाएं लांघ चुकी हैं। आप लोगों की जाने जा रही हैं, आप लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मुझे लगता है अब देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है और मुझे लगता है वो मुझे खुद ही सबसे पहले मुझे ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। लॉकडाउन के आड़ में जिस तरह से सरकार के फैसले से जनता परेशान करते, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हुए जनता की सुरक्षा का ध्यान रखते, जिस तरह से हम चुप थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी चुप्पी से सरकार जो है तानाशाह बन बैठी है। सरकार को उसके औकात दिखाने के लिए और ये बताने के लिए विपक्ष क्या होता है और ये भी समझाने के लिए कि जब जागरूक जनता होती है, जैसे बहुजन समाज के नेता कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल तक का इंतजार नहीं करती, इसी बातों को ध्यान में रखते मुझे लगता है कि सरकार को बताना पड़ेगा हम लोग क्या हैं। अब सरकार को मेरी ये राय थी पिछली बार और अब मेरी सरकार को चेतावनी है कि सरकार याद रखे, बहुत हो गया। लॉकडाउन आप खोलना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कोई नीति नहीं है, ना विदेश नीति, ना देश की नीति, ना आर्थिक नीति, ना सामाजिक नीति, ना रोजगार की नीति, ना भ्रष्टाचार मुक्त करने की नीति, ना राजनीतिक और व्यवसाय जो बनाया हुआ उसको खत्म करने की थी। आपके पास कोई नीति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश को बर्बाद होने दें, अपने देश को कमजोर होने दें, अपने देश को विदेशी शक्तियों का, पूंजीपति का गुलाम होने दें। वो दिन नहीं आएगा इस देश में जब तक इस देश में बहुजन समाज के ऐसे, आज भीम आर्मी के ऐसे कार्यकर्ता और नौजवान साथी हैं जो अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश को बचाना चाहते हैं और अपने महापुरुषों के आंदोलन को, मानवता के धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंसानियत के धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस देश में सबके लिए समान अवसर, समान न्याय और सम्मान चाहते हैं। जब तक ऐसे नौजवान हैं तब तक आप हमारे मुल्क को कमजोर नहीं कर सकते। तो सरकार को, अब सरकार तैयार रहे। अब ये सब सामने आपको करने पड़ेंगे, लेकिन याद रहे कि अब अगर लॉकडाउन की आड़ में जिस तरह शामली का वो मामला हुआ है, अगर बेगुनाहों को सताया जाएगा, प्रयास करके देखिए कि, तो फिर इस बार अमेरिका की तरह देश की जनता भी, और स्पेशल बहुजन समाज, औरों का मैं नहीं कहता, लेकिन बहुजन समाज में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नौजवान जिस तरह से आपको सड़क पर लॉकडाउन का पालन करते हुए आंदोलन करते दिखाई देंगे, शायद आपकी नींदें हराम हो जाएं। आपके लिए सत्ता सब कुछ हो सकती है, हमारे लिए सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना बड़ा लक्ष्य है। और देश के कमजोर वर्ग को लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा और इस देश को की मजबूती हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस पर काम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत हुआ, आपकी भ्रष्ट नीतियों से देश को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। अगर अब सरकार
मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए अच्छे फैसले नहीं लेती है, तो जनता के विरोध के लिए सरकार तैयार है। इसे मेरा आप चैलेंज भी समझे और ये भी समझे कि ये आंदोलन ही, जिस आंदोलन के लिए मैंने पार्टी बनाई है, उसकी शुरुआत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।